अंतर्राष्ट्रीय संबंध या विदेश नीति या भारत एवं विश्व। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से ऐसे दो देशों के बीच संबंध है। संबंध तीन प्रकार से हो सकता है: मित्रतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण या तटस्थ। राष्ट्रीय हित। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार राष्ट्रीय हित होते हैं। राष्ट्रीय हित के निम्नलिखित आयाम है: सुरक्षा, आर्थिक, राजनीतिक। सुरक्षा में भौगोलिक एकता एवं अखंडता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक सैन्य शक्ति अर्जित करने का प्रयास करती है। सुरक्षा को बनाए रखना भी राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, जिसे सामरिक संबंध के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनाए गए किसी भी पद्धति या तरीके को ही सामरिक संबंध कहा जाता है, जो मित्रता का मूल आधार निर्मित करता है। आर्थिक। प्रत्येक राज्य उद्योग, निवेश, व्यापार के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अर्थव्यवस्था का महत्व सामरिक संबंधों की तुलना में द्वितीयक होता है, क्योंकि जिन राज्यों के बीच सामरिक संबंध विद्यमान है उनके बीच आर्थिक संबंधों का विकास होना स्वाभाविक है, लेकिन जिन राज्यों के बीच आर्थिक संबंध है उनके बीच सामरिक संबंध भी हो यह आवश्यक नहीं। राजनीतिक संबंध। राजनीतिक अस्थायित्व राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता करता है, क्योंकि राजनीतिक अस्थायित्व से अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि कोई राज्य कश्मीर के मुद्दे पर भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन करता है अथवा सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए भारतीय दावे का समर्थन करता है तो इसे राजनीतिक संबंध कहा जाएगा। दो देशों के बीच राजनीतिक संबंध बनाने के लिए शासन प्रणाली का एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारत और कनाडा लोकतांत्रिक शासन अपनाने वाले राज्य हैं। इसके बावजूद दोनों के बीच के संबंध तनावपूर्ण हैं, जबकि भारत का यूएई के संबंध के शासन प्रणाली एक जैसी नहीं है। इसके बावजूद संबंध मित्रतापूर्ण है। मित्र और शत्रु के बदलते मायने। राष्ट्रीय हित संबंधों का मूल आधार होता है, लेकिन राष्ट्रीय हित सदैव एक जैसा नहीं होता है, अपितु परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण के लिए भारतीय विदेश नीति। विदेश नीति भारत के द्वारा विश्व के अन्य राज्यों के साथ संबंध बेहतर बनाने का एक उपकरण है, जिसे राष्ट्रीय हितों को पूर्ण किया जा सके। दूसरा है कि भारत के राष्ट्रीय हितों को निर्धारित करने में निम्नलिखित तथ्यों का योगदान होता है, जैसे आंतरिक परिस्थितियां, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था, भूभाग, शासन प्रणाली सभी शामिल होते हैं। दूसरा है कि बाह्य वातावरण, जिसमें क्षेत्रीय व वैश्विक परिस्थितियां शामिल होती हैं। भारत फिलहाल विश्व की एक महाशक्ति है। भारत एक महाशक्ति है क्योंकि भारत की आर्थिक क्षमता, सैन्य ताकत, भूभाग एवं जनसंख्या इसे महाशक्ति बनाते हैं। लेकिन भारत विदेश नीति की चुनौती इसलिए बढ़ जाती है कि भारत में गरीबी, बीमारी, पिछड़ापन जैसी समस्या अभी भी बनी हुई है। हार्ड पावर, सैनिक शक्ति, टैंक्स, राफेल, सुखोई। सॉफ्ट पावर में मतलब विचारों की शक्ति, जो शक्ति जैसे योग, फिल्मों, त्योहारों, लोकतांत्रिक पर्व इससे आती है और इसको पूरा करते हैं। इसलिए भारत के द्वारा एक और महाशक्तियों के साथ संबंध सुदृढ़ किया जा रहा है, तो दूसरी ओर एशिया, अफ्रीका के विकासशील देशों के साथ भी संबंध को सुदृढ़ किया जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर सामरिक चौकोर का निर्माण करते हैं, जिसे क्वाड कहा जाता है। दूसरी ओर अभी भी एशिया, अफ्रीका के साथ संबंधों को प्राथमिकता प्रदान कर रहा है और भारत के द्वारा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भारत की विदेश नीति में स्थायित्व एवं परिवर्तन, इसे तीन चरणों में देखा जाता है: आदर्शवादी, यथार्थवादी और 1991 के बाद मतलब आदर्शवादी या नेहरूवादी मतलब 1947 से 64, यथार्थवादी मतलब 71 से 84 और 1991 के बाद से। नैतिकतावाद या आदर्शवाद या नेहरू की फॉरेन पॉलिसी। भारतीय विदेश नीति के संस्थापक नेहरू जी थे, जिन्होंने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने के लिए राज्यों के साथ शांति सहयोग, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा पंचशील के सिद्धांतों पर बल दिया। विदेश नीति घरेलू परिस्थितियों से प्रभावित होती है और स्वतंत्रता के बाद भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की प्रमुख चुनौतियां विद्यमान थी। स्वतंत्र भारत के लिए उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बल प्रदान किया गया, जिसके लिए पड़ोसी देशों के साथ संबंध, शांति स्थापना आवश्यक थी। फिर से इसको देखते हैं। तीसरा है कि स्वतंत्र भारत के लिए उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य पर बल दिया गया, जिसके लिए पड़ोसी देशों के साथ शांति स्थापना आवश्यक थी। इसलिए भारत अर्थात नेहरू ने एशियाई अफ्रीका एकता के विचार पर बल दिया, जो चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के बिना संभव नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का दृष्टिकोण भारत के विरुद्ध था।
चौथा है कि विदेश नीति विश्व व्यवस्था से भी प्रभावित होती है और भारत की स्वतंत्रता के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ नामक दो महाशक्ति के बीच शक्ति संघर्ष बना हुआ था और विश्व दो महाविरोधी सैन्य गुटों में विभाजित हो गया था। नेहरू के द्वारा दोनों सैन्य गुटों से अपनी अलगाव प्रकट किया और दोनों महाशक्तियों के साथ समानांतर संबंधों के निर्माण का प्रयास किया, जिसे भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति भी कहा जाता है। पांचवा है कि नेहरू के द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्षता की नीति अत्यधिक व्यवहारिक थी। यह विश्व से अलग थलग रहने का नाम नहीं है, अपितु विश्व में शांति व न्याय की स्थापना की मांग है। इसके द्वारा भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का विरोध किया और भारत के आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी। भारत के आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को प्राथमिकता दिया। विदेश नीति के यथार्थवाद की शुरुआत वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी की सत्ता में आने के बाद इंदिरा गांधी के द्वारा विदेश नीति के गुणात्मक परिवर्तन किया गया और वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ के बीच शांति और मित्रता की संधि हुई। इस दौर में भारत की घरेलू परिस्थितियां पहले जैसी थी और चीन पाकिस्तान भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में बने हुए थे। 1971 में अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान के त्रिकोण के निर्माण के बाद इन्हें संतुलित करने के लिए भारत सोवियत संघ की मित्रता आवश्यक थी। 1971 में ही भारत पाकिस्तान वार में पाकिस्तान को पराजित किया गया तथा भारत सेनाओं के आकार को व्यापक रूप से बढ़ाया गया तथा भारतीय सेनाओं के आकार को व्यापक रूप से बढ़ाया गया। भारत सोवियत संघ के बीच सैन्य संबंधों के साथ साथ सबसे बड़े व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो गए, क्योंकि दोनों देश समाजवादी अर्थव्यवस्था पर बल दे रहे थे। लेकिन विश्व व्यवस्था में इस परिवर्तन के बाद भारत अमेरिका के बीच संबंध प्रतिकूल होते चले गए। गुटनिरपेक्षता पहला कि 1971 में भारत सोवियत संघ शांति और मित्रता संधि के बाद गुटनिरपेक्षता विदेश नीति पर प्रश्न उठना स्वाभाविक था, लेकिन गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए गए। गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण का आधार था, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के अभाव में शांति की बात करना निरर्थक है। यह संधि भारत के स्वतंत्र निर्णय के लिए बाधा नहीं थी, क्योंकि भारत वार्सा पैक्ट का हिस्सा कभी नहीं बना, जो सोवियत संघ के द्वारा गठित एक सैन्य संगठन था। अगला है कि भारत के द्वारा साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का निरंतर विरोध किया गया। 1991 के बाद विदेश नीति में होने वाले परिवर्तन। विदेश नीति में सबसे बड़ा निर्णायक और गुणात्मक परिवर्तन 1991 में देखा गया, जब भारत ने साम्राज्यवादी आर्थिक प्रणाली के बजाय उदारीकरण निजीकरण की नई रणनीति का प्रयोग किया गया। विदेश नीति में विचारधारा के बजाय राष्ट्रीय हितों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। इसलिए साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद जैसे विचारों के बजाय व्यापार निवेश जैसे विषयों पर प्रमुख बल दिया गया। अगला है कि अमेरिका के साथ संबंध निर्माण को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई तथा इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित कर लिए गए तथा इसी वर्ष लुक ईस्ट की नीति भी अपनाई गई। अगला है कि विदेश नीति में अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ साथ सुरक्षा पर भी समानांतर महत्व दिया गया और वर्ष 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और यह परीक्षण शांतिपूर्ण नहीं था, अपितु परमाणु बम के निर्माण के लिए था। अगला कि 1991 के बाद नेहरू की विदेश नीति में एक व्यापक बदलाव देखा गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था समाजवाद के बजाय बाजारवाद हो गई। नेहरू परमाणु हथियारों के विरोध थे, लेकिन 1998 में भारत ने परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नेहरू की विदेश नीति अप्रासंगिक हो गई, अपितु परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार विदेश नीति में परिवर्तन स्वाभाविक है। इन परिवर्तनों के बावजूद शांतिपूर्ण सहअस्तित्व नियम आधारित विश्व का निर्माण वसुधैव कुटुंबकम की नीति में दिखाई देते हैं। गुटनिरपेक्षता या मल्टी अलाइनमेंट। शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्षता का नकारात्मक अर्थ सैन्य गुटों से अलगाव के रूप में देखा गया और सकारात्मक रूप स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में परिभाषित किया गया। अगला है कि भारत आरंभ से ही सभी महाशक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने का समर्थक था, लेकिन आरंभिक रूप से सैनिक तथा व सामरिक संबंधों को कम महत्व दिया गया, क्योंकि व्यापारिक और आर्थिक संबंधों पर बल ज्यादा था। वर्ष 1971 में सोवियत संघ के साथ सामरिक संबंध स्थापित किए गए, लेकिन अमेरिका के साथ दूरी बनी रही। अगला है कि वर्तमान विश्व में भी भारत स्वतंत्र विदेश नीति और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व
नीति का समर्थन कर रहा है, लेकिन लगभग सभी महाशक्तियों के साथ, मतलब चीन के अलावा, भारत के सामरिक संबंधों का निर्माण कर लिया है। अतः सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए साथ साथ शांति पर बल भी दिया जा रहा है। वर्तमान व्यवस्था में नई शीत युद्ध उत्पन्न हो रहा है। अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष बढ़ रहे हैं। अमेरिका के साथ ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र हैं, जबकि चीन के सहयोगियों के रूप में उत्तर कोरिया, ईरान जैसे प्रमुख राष्ट्र हैं। भारत एक और अमेरिका के साथ सामरिक संबंध को सुदृढ़ कर रहा है, तो दूसरी ओर रूस के साथ सदाबहार मित्रता संबंध को बरकरार रखा गया है। और भारत यह निरंतर प्रयास कर रहा है कि अमेरिका और रूस के बीच संबंध मित्रतापूर्ण हो जाएं और भारत दोनों महाशक्तियों के साथ सहयोग के द्वारा अपनी आर्थिक और नैतिक क्षमता का विकास कर सके। अमेरिका विश्व की तकनीकी आर्थिक महाशक्ति है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था अत्यधिक सुदृढ़ हो चुकी है। इसलिए भारत मल्टी अलाइमेंस की नीति अपना रहा है। गुजराल सिद्धांत, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या पड़ोसी पहले। विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा पहली बार यह कहा कि विदेश नीति में सर्वाधिक महत्व पड़ोसी देशों का होता है, जिसके उदाहरण निम्नलिखित है कि पड़ोसी देशों के साथ भारत की सुरक्षा जुड़ी हुई है। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार का प्रयोग करके भारतीय सुरक्षा को प्राथमिक प्रभावित किया जाता है। भारत एक महाशक्ति है, इसलिए पड़ोसी देशों के साथ भारत का उलझाव भारत के वैश्विक हितों की प्राप्ति में बाधा है। वर्तमान निजीकरण और उदारीकरण के दौर में पड़ोसी के साथ व्यापार की भी प्रबल संभावना होती है। चीन के अलावा भारत का अन्य पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में लाभ प्राप्त है। अगला कि चीन और पाकिस्तान पहले ही भारतीय विरोधी दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं। ऐसे में अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंध समान बनाना भारत के लिए अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास हेतु पड़ोसी के साथ सीमाएं शांत होना आवश्यक है। पड़ोसी के साथ संबंध बेहतर बनाने के उपाय। गुजराल के द्वारा पहली बार यह कहा गया कि भारत छोटे पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा छूट प्रदान करेगा और उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करेगा। छोटे पड़ोसी देशों में चीन और पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन गुजराल सिद्धांत में यह उल्लेखित है कि सभी पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण रूप से विवादों का समाधान किया जाएगा। गुजराल सिद्धांत में यह भी अपेक्षा की गई है कि दक्षिणी एशियाई देश अपनी भूमि का प्रयोग दूसरे के विरुद्ध नहीं करेंगे। कोई भी राज्य दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करे। दक्षिण एशिया के सभी राज्य साझे हितों के लिए कार्य करेंगे। गुजराल सिद्धांत के अनुसार भारत को यह प्रयास करना चाहिए कि वह छोटे पड़ोसी देशों के साथ एल्डर ब्रदर का व्यवहार करे, जिसके अनुसार पड़ोसियों को आवश्यकता पड़ने पर छूट दे। भारत का छोटे पड़ोसियों के साथ बिग ब्रदर का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिग ब्रदर एक आधिपत्य व्यवहार है। वर्तमान सरकार ने इसी नीति को पड़ोसी पहले नीति का नाम दिया है। श्रीलंका के हाल के संकट के दौरान भारत ने श्रीलंका को एक तरफा छूट प्रदान की, लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे पर किसी भी पड़ोसी को छूट नहीं दिया जाएगा।